ठीक है, आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो चीज़ों को असाइन करता है। जैसे जब अपन वेरिएबल्स बनाते हैं तो अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो अपन इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है? ये इस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। मतलब एट द एंड ये इसके अंदर से स्टोर कर देता है। अपन ये वाला प्रोग्राम बनाया था चीज़ों को अपडेट करने का। अपडेट वाला भी नहीं बनाया ना। ठीक है। अब मान लो शुरुआत में आपने सबसे पहले एक ए बनाया और ए में 5 को स्टोर कर दिया। अब आपको 5 में क्या करना है? 5 में एक 1 को ऐड करना है। तो अपन कैसे करते हैं? +1 लगा सकते हैं अपन। तो अगर अपन ए +1 कर दें तो क्या इससे परमानेंटली वो ऐड हो जाएगा? और उसके बाद अगर अपन प्रिंट करेंगे ए को, हाँ अच्छा, गुड इवनिंग। तो इस ए में क्या मिलेगा अपने को? इस ए में 5 मिलेगा या 6 मिल सकता है? 5 मिलेगा, क्योंकि अपन ने जब इसे +1 किया तो ये सिर्फ इस समय के लिए +1 हो, और वापस प्रिंट करके देखोगे तो नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ता है? इस कंटेनर से 5 को उठाना पड़ता है। अपन उसे बाहर लाए, उसमें 5 + 1 किया तो अपने को मिल गया फिर क्या? 6। और फिर 6 को वापस से इसी में स्टोर करना पड़ता है। तो वो 5 हट के फिर क्या हो जाएगा? फिर वो 6 हो जाएगा। तो उसको करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है? अपने को ए इक्वल टू A+1 लिखना पड़ता। तो फिर ये क्या करेगा? A+1 करेगा, जो कि प्रेजेंट 5 है, +1 6 हो जाएगा, 6 वापस जाके ए में असाइन हो जाएगा। तो फिर अपना कोड कुछ इस तरीके का रन करेगा। यहाँ पे ए में अभी 20 है, अपन ने ऐसे ही कहा 20 + 5 तो 25 हो जाएगा, और वापस असाइन कर दिया। तो फाइनल वाला जो प्रिंट होगा उसमें अपने को 25 मिलेगा। और अगर अपन असाइन नहीं लगाते तो फिर सिर्फ 20 ही मिलता अपने को। तो अपने को क्या करना पड़ता है? वापस से साइन करना पड़ता है। ए की वैल्यू को अपडेट करने के लिए अपने को सिर्फ +5 काफी नहीं रहेगा। +5 करने के बाद उसे वापस से असाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो अपडेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, मतलब उस वैल्यू को अपडेट करना मतलब वही की वही वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो ये वाला, तो ये जब करेंगे तो वो 20 नहीं दिखाएगा, 25 दिखाएगा। हाँ, ठीक आया सबका? अब इसी को करने का एक शॉर्टकट है। मान लो अगर एक बहुत बड़ा नेम है, ठीक है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नेम का वेरिएबल है, बिग नेम के अंदर कुछ स्टोर्ड है, ठीक है, 56। अब 56 में कुछ आपको इंक्रीज करना था, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? आपको बिग नेम लिखना पड़ेगा जो बहुत बड़ा है, और उसे असाइन करके फिर से दोबारा वही लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें प्लस कुछ भी करना हो जो 5 करके। तो इस नाम को 2 बार रिपीट करना पड़ जाता है। तो इस काम को शॉर्टकट में करने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर काम आप ऐसा कर सकते हो, नाम को सिर्फ एक ही बार लिख दो, +=5 कर दो। तो ये क्या करेगा? इसी वैल्यू में अपडेट कर देगा 5 में, मतलब जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसमें 5 को बढ़ा देगा। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो चीज़ों को बढ़ा देता है। तो इसको लिखना और इसको लिखना दोनों ही सेम है। हाँ, ये वाला कंफ्यूजिंग लगता जरूर है। से नहीं, हाँ, जैसे कि बिग नम +5 लिखा हुआ, हाँ, तो इसके लिए कुछ ऐसा हो सकता है ना कि 5 प्लस साइन टू वेरिएबल में हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा 5 + बिग नेम। तो इस, अच्छा, ये आपको कन्वीनियंट लग रहा है, और एक्चुअल वाला पूरा इसका अपोजिट है। बिग नेम
प्लस इक्वल, बट सर आंसर दोनों को सॉल्व करने में एक ही है। हाँ दोनों को सॉल्व करके देखिए आएगा, दोनों ही इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी कोई इसे इस्तेमाल कर लेता है, कभी कोई इसे इस्तेमाल कर लेता है। एक फ्यूचर में जाके जब आप बहुत कन्वीनियंस हो जाओगे तो आप इसी को ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस वाले प्रोग्राम ने भी यही किया, 20 असाइन किया था बट यहाँ पे लिखा था ए प्लस इक्वल टू 5 और फिर प्रिंट करके लिखा, तो इसको भी 25 ही मिला। अगर अपने को ए में 20 है और 20 वैल्यू की वैल्यू में 6 को माइनस करना है, मतलब जो भी 20 था उसको कम करना है उतना, तो अपन ए माइनस इक्वल टू 6 कर दो, मतलब जान 6 की वैल्यू, तो फिर वो ए की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी 14 से। और अगर ऐसे लिखेंगे तो ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो ये 20 को उठाएगा, उसे मल्टीप्लाई 2 करेगा और वापस से 40 करके स्टोर कर देगा। तो ऐसे ए डिवाइड इक्वल टू 2 भी हो सकता है, डिवाइड ए डबल स्टार बाई 2 इक्वल टू 2 भी हो सकता है, ए डबल स्लैश इक्वल टू, मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। मतलब जितने भी अपन ने पाइथन में ऑपरेटर देखे हैं सब इस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जितने भी देखे। और इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये चीज़ों को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फोटो में तो यहाँ पे बस कुछ ही मेंशन है, बट एक्चुअल में आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कौन सा वाला, नंबरिंग तो नहीं थी यहाँ पे, ये इवन ऑड, इवन ऑड में अभी अपने को वो नहीं है, मतलब अभी अपन प्रॉपर इवन ऑड वाला प्रोग्राम नहीं बनेगा, बस चेक कर सकते हैं क्या जीरो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जैसे 45 क्या इवन है या नहीं है, तो बस %2 करना था, तो इसमें 1 दिखा है, इसका मतलब नहीं है। हाँ वही समझ में आ रहा है कि इसमें मैंने वो इनपुट लेके करता था, ये इनपुट किया हाँ, और इनपुट मान लो 20 दिया, फिर %2 लगाया भी सही मैंने उसको, हाँ बट वो सभी में और प्रिंट करवाना था कि नंबर इज इवन और ऑड, बट वो यहाँ नहीं चलता था उतना। वो सभी नहीं, यहाँ पे प्रिंट वाला नहीं है, यहाँ पे बस चेक था, चेक इफ द नंबर इज इवन और, तो चेक करने के लिए अपन बस इसको इस्तेमाल करें। हालांकि इसको थोड़ा सा आगे जाके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब अपन इफ फंक्शन देखें तो इसको आप हटा सकते हो, बाकी के तो ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कुछ भी, किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे दिखाने के लिए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो, तो हेलो एज इट इज, क्योंकि हेलो एक टेक्स्ट है तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो अगर अपन इसे प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो हेलो एज इट इज आ गया। जब प्रिंट को किसी नॉर्मल टेक्स्ट प्लस वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करना होता है तो अपन इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे अपन ने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें अनिल को स्टोर करते हैं। अब जब प्रिंट को इस्तेमाल किया तो पहला तो एक कोट लिखा और इसमें एक सिंपल टेक्स्ट लगाया। अब प्रिंट में एक से ज्यादा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ता है, और फिर एक वेरिएबल, वेरिएबल के नेम हमेशा डायरेक्टली आते हैं, वेरिएबल के नेम को कभी कोट में नहीं लिखते। ठीक है, तो जो भी नेम आप डायरेक्टली लिखोगे वो पाइथन उसको रेफर करेगा वेरिएबल से, तो अपन एक वेरिएबल नेम को स्टोर किया, और जब आप इसको रन करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो अपने को मिलेगा हेलो अनिल। क्या स्पेस, हाँ वो इसी में ही है, प्रिंट फंक्शन में ही है। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे, इतना हो गया सबका। प्रिंट फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन भी किया जा सकता है।
अगर प्रिंट के अंदर मैंने 5 × 4 भी कर दिया तो भी ये काम करता है। आप कैलकुलेशन विद वेरिएबल्स भी कर सकते हो। इसके बाद जो अपन देखेंगे वो देखेंगे एफ स्ट्रिंग कि प्रिंट में एक एफ स्ट्रिंग क्या होती है। एफ स्ट्रिंग का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बोल्ड करना इटैलिक करना, यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब कुछ और है। यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब है कि एक टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना, मतलब काइंड ऑफ टेक्स्ट और वेरिएबल को एज अ मिक्सअप तरीके से इस्तेमाल करना। जब आप मल्टीपल टेक्स्ट मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही बार में प्रिंट फंक्शन के अंदर रखते हो तो ये थोड़ा सा इस तरीके से काम करेगा। जैसे पहली लाइन है, नेम अनिल है और उसकी एज 34 डाल दी अपन ने। तो पहले अपने को हेलो प्रिंट करना पड़ा, एक टेक्स्ट, फिर कॉमा करके नेम प्रिंट करना, ये नेम एक वेरिएबल आ गया। फिर कॉमा करके फिर से अपने को ऐसे लिखना पड़ा कि योर एज इज, फिर इसे ब्रेक करके फिर अगला वेरिएबल लिखना पड़ा एज। तो ऐसे अपने को बार बार क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है स्ट्रिंग को। कि अपन स्ट्रिंग लिखते हैं फिर वेरिएबल फिर टेक्स्ट फिर वेरिएबल फिर टेक्स्ट, तो इसमें बार बार ब्रेक ना करना पड़े तो अपन इन सबको एक सिंगल टेक्स्ट के अंदर रख देते हैं। मतलब इसी टेक्स्ट के अंदर सब कुछ होगा, टेक्स्ट भी होंगे, वेरिएबल भी होगा, टेक्स्ट भी होगा, वेरिएबल। बट फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा टेक्स्ट है कौन सा वेरिएबल, तो वेरिएबल को अपन करली ब्रैकेट के अंदर बताएंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, हेलो नेम जो वेरिएबल होना चाहिए था तो वो करली ब्रैकेट के अंदर है, योर एज, तो इस पोजीशन पे एज का एक वेरिएबल रख दिया अपन, इस एज। ये मतलब वो सेव नहीं होता। अपने प्रिंट में असाइन कर रहे हो, प्रिंट में असाइन थोड़ी ना करना है। प्रिंट में तो बस कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगता। ठीक है, एरर गेट टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट क्वालिटी। अच्छा, आपने प्रिंट को पहली बार रन कर दिया ना तो उसके कारण गड़बड़ हो गई, आपको ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप इस पे जाओ, ये स्टॉप वाली बटन है ना, और ये शट डाउन ऑल कर दो और इधर ओके कर दो, तो फिर से रन करना, अब हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इस तरीके से लिख तो देंगे बट स्टिल इसको बताना पड़ता है कि अपन ने वेरिएबल्स को इस पैटर्न को लिख रहे हैं और ये पैटर्न होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। तो इसको बताने के लिए बस पहले एक एफ लगाना रहता है, और जैसे ही अपन इसकी शुरुआत में एक एफ लगा देते हैं पाइथन तुरंत समझ जाता है कि जो आने वाली ये स्ट्रिंग है ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। एफ लगाने से ये पता चल जाएगा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, तो वो समझता है कि करली ब्रैकेट के अंदर उसे वेरिएबल मिलने वाले हैं और नॉर्मली उसे टेक्स्ट मिलेगा। तो विदाउट एग वाला काम नहीं करेंगे। नहीं करेगा, दोनों करेंगे, सब करेंगे, बट वो अलग अलग पैटर्न है। जैसे ये इस वाले पैटर्न में बार बार ब्रेक करना पड़ा, नीचे वाले पैटर्न में एक सिंगल यहाँ पे स्टार्ट करी यहाँ पे एंड करी और सब कुछ इसके बीच में ही लिख दिया, तो दोनों में सही किया। हाँ नहीं, हाँ इसमें काम तो करेगा बट फिर वापस ब्रेक करना पड़ेगा सब कुछ। तो आप देखोगे एफ अगर नहीं लगेगा तो बिना एफ के वो नॉर्मल स्ट्रिंग ही रीड करेगा। पाइथन को बताने के लिए कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है एक एफ को ऐड करना जरूरी हो जाता ऐसी कर दी। है। नहीं ये तो उसके पास टेक्स्ट एडिटर का है, आपके शायद में उसमें नहीं होगा। जो मतलब ये तो हर टेक्स्ट एडिटर का अलग अलग रहता है इसमें। हालांकि यूजुअली नहीं होता है हाईलाइट, ऐसा ही नॉर्मल टेक्स्ट दिखता है आपको ब्लैक कलर। जुपिटर लैब पे करोगे ना तो उसमें ब्लैक कलर का दिखता है, ब्लैक या रेड कलर। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें?
अब ये जो पार्ट रहता है कर्ली ब्रैकेट का, कर्ली ब्रैकेट के पार्ट के अंदर वेरिएबल और कैलकुलेशन सब हो सकता है, इवन फंक्शंस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है इसमें, मतलब जैसे नॉर्मल कोड की तरफ बिहेव कर रहा हो। अब अपने पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि यू आर 3 ईयर ओल्डर देन योर फ्रेंड, मतलब आप 3 साल बड़े हो अपने फ्रेंड से, और यहाँ फ्रेंड की एज है 32। तो आपको यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगाना है जो इस तरीके से रिजल्ट दे कि माई एज इज 35। अभी 35 आई कैसे, जो फ्रेंड की एज है उसमें प्लस करना है 3, और इसको कैसे करना है, करली ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड प्लस 3 कर दिया, एंड माई फ्रेंड्स एज इज 32, और ये 32 कहाँ से आएगा, उसके वेरिएबल्स। तो इसके लिए कैसी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाओगे वो आपको बनाना है प्रिंट के अंदर। आया समझ में कि आप अपन वेरिएबल और अंदर कैलकुलेशन एक ही स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं। अपन सबसे पहले प्रिंट को कॉल करेंगे, कोड्स स्टार्ट करने के पहले उसे पहले से ही बताएंगे कि ये एक एफ टाइप की स्ट्रिंग बनने वाली है। दूसरा, अब अपन टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे लिखा अपन ने माई एज इज, और करली ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड की एज प्लस 3 कर दी, फिर यहाँ से चालू कर दिया एंड माई फ्रेंड्स एज इज, और फिर सिर्फ फ्रेंड की एज लिख दी, और करली ब्रैकेट उधर से क्लोज कर। तो इस तरीके से अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं। बन गया ये वाला। जरूरी नहीं कि एफ स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करते वक्त इस्तेमाल की जा सकती है, इसको आप इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। एफ स्ट्रिंग कहीं पे भी इस्तेमाल की जा सकती है जहां पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग का पार्ट है, प्रिंट का पार्ट नहीं है। अब जैसे नेम बनाया अपन ने रोहन, और एक मैसेज करके एक वेरिएबल बनाना था गुड मॉर्निंग रोहन, बट ये जो रोहन है ये अपने को खुद से नहीं लिखना, अपने को इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करना है। तो अपन ने इसको लिखते वक्त क्या किया, एक एफ बनाया स्ट्रिंग के पहले, और उसे कर दिया गुड मॉर्निंग, और इसके अंदर लिख दिया रोहन का नाम। तो ये वेरिएबल क्या कर देगा, रोहन को यहाँ पे पुट कर देगा, और जब अपन प्रिंट मैसेज करेंगे तो अपने को समझ जाएगा। थोड़ा सा जूम, आपने नीचे एफ इस्तेमाल कर रहे हो, ऊपर वेरिएबल का नाम फ्रेंड बनाया है, तो इसलिए ऐसा हुआ। वो तो मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एफ कर दिया था, बस समझाने के लिए। ठीक है, आगे कि वेरिएबल्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक और एग्जांपल है कि कैलकुलेशंस भी आप इसी के अंदर कर सकते हो, जैसे सेल्स है, इंटरेस्ट रेट भी आपके पास गिवन है। तो प्रिंट करते टाइम दोनों को अलग अलग करना नहीं, जरूरत नहीं है, आप बस एक एफ लगाओ, डिस्काउंट लिख दो, और करली ब्रैकेट के अंदर अपने कैलकुलेशंस भी करो। तो रेट इंटू सेल्स, और ये इसका जो भी डिस्काउंटेड अमाउंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा इस। हाँ, शॉर्ट में और थोड़ा क्लीन वे में लिखना, जब वेरिएबल्स और टेक्स्ट दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाए। ये ए जी आर कर दिया गलती से आप ऊपर, दूसरी लाइन, एज इक्वल टू 21 है ना, इसका वेरिएबल का नेम गलत है। अब अपन एक और चीज देखते हैं, अब अपन प्रिंट फंक्शन के, प्रिंट फंक्शन की वर्किंग को समझते हैं, इसका बिहेवियर।
इसके बिहेवियर में अंदर दो चीजें पास होती हैं जो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। मतलब किसी भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करेगा वो अपन उसे बताते हैं। तो एक एंड आर्ग्यूमेंट अपन देखते हैं। एंड आर्ग्यूमेंट क्या करता है, उसकी वर्किंग आप कुछ इस तरीके से समझो। अभी जैसे अपन ने इस तरीके से प्रिंट किया है, प्रिंट हेलो किया और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट बाय किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहली लाइन में हेलो आया क्योंकि अपन ने पहली लाइन में लिखा था, और दूसरी लाइन में बाय आया क्योंकि दूसरी लाइन में लिखा था। एक्चुअल में ये इतना भी सिंपल नहीं है। प्रिंट फंक्शन जब हेलो को प्रिंट कर रहा है तो हेलो खत्म होते से ही वो एंटर प्रेस कर देता है। जैसे अपन टेक्स्ट एडिटर में एंटर प्रेस करते तो एक न्यू लाइन पे अपना कर्सर चले जाता है। तो अब यही इमेजिन कर सकते हो कि कर्सर शुरुआत हुई, उसने हेलो प्रिंट किया, और जैसे प्रिंट फंक्शन का काम खत्म हुआ उसने तुरंत हिट एंटर किया और अगली लाइन पे कर्सर लिया। अगला जब बाय चला तो यहाँ से बाय प्रिंट हो। अगर अपन इसको मॉडिफाई कर दें कि वो एंटर ना प्रेस करे, कुछ और करे, तो फिर वो बाय जो है वो यहीं पे ही कंटिन्यू कर देगा, क्योंकि कर्सर कभी नीचे फिर जाएगा ही नहीं। अब एंटर, एंटर को एक कोड के थ्रू बताया जाता है। एंटर यहाँ पे \n है, मतलब एंटर का जो कोड होता है वो \n, और जैसे ये टेक्स्ट में रीड करता है वो तुरंत एंटर समझ जाता है। तो अगर अपन ने ऐसे लिख दिया, ये नीचे वाला टेक्स्ट हेलो के साथ \n लगा, ये बीच में एक \n लगा हुआ है, और वो भी टेक्स्ट के एग्जैक्टली सेंटर पे, तो फिर ये कैसे काम करेगा? इसने ऐसे प्रिंट किया हेलो, ये एंटर के ऊपर है, ये नॉर्मल वाला स्लैश नहीं है, ये अपना स्लैश है, और ये \, है ये आपको एंटर बटन के जस्ट ऊपर मिलेगा। मतलब सेम ही आ रहा ना प्रिंट। हाँ प्रिंट सेम आ रहा है, सेम ही आ रहा बट यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन यूज करे, यहाँ पे एक फंक्शन एक ही स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे अगर \n लग जाए तो मैं ऐसा कर दे, मतलब \n। हाँ एक ही लाइन में लेना। हाँ, इसका अपन नीचे देखेंगे। अभी एक ही लाइन में देना है तो अपने को एंड को अपडेट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे अपन ने प्रिंट फंक्शन को जैसे इस्तेमाल किया, हेलो प्रिंट किया, बट इसमें एक कॉमा करके एंड को अपन ने अपडेट कर दिया, तो एंड असाइन _, तब क्या हो गया, हेलो प्रिंट करते थे वो _ प्रिंट कर देगा, ना कि एंटर करे। और जो अगला बाय प्रिंट होगा वो यहीं से ही चालू हो जाए। इसे रन किया तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, @ न्यू लाइन, कुछ टेक्स्ट दे सकते हो, स्पेस भी लेगा। स्पेस भी दे सकते हो। है। नहीं जरूरी नहीं है, ये अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है। बिना इसके करना होगा। बिना इसके तो फिर नॉर्मल जैसा अपन करते ही है वो है। ये तो हिडन आर्ग्यूमेंट है इसका, जो दिखता नहीं है, बट आप इसे मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़े तो छोड़ दीजिए। सब कंटिन्यू लाइन में लेना चाह रहे हैं। तो फिर दो इसको वर्ड्स मॉडिफाई के अंदर एक ही करके, लाइन। तो इसको हटा के स्पेस कर दो, तो फिर वो हेलो और वाई ऐसे प्रिंट होगा। एंड इक्वल से यूज करना पड़ेगा। हाँ, एंड को यूज करना पड़ेगा। इसको मॉडिफाई करने का तरीका यही है, एंड इक्वल्स टू दिस, तो इससे वो मॉडिफाई होता है। बाय डिफॉल्ट एंड का तो एंटर होता है, और अपन ने बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो एंड के अंदर रहता है ना वो \n रहता है ऐसा। तो वो एक तरह से एंटर ही हुआ ना। हाँ, एक तरफ से एंटर। हाँ, और उसका अपडेट करते हैं एंड को, स्पेस लेके टेस्ट लेके। हाँ,
ब्रैकेट को कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे और भी कोड होते हैं, जैसे हेलो है और बैकस्लैश टी करके बाय कर दो, तो बैकस्लैश टी क्या करता है? हाँ बिल्कुल, टैब करता है, ये बीच में 4 स्पेस का टैब कर देगा। और इंटरनेट पे आप और भी सर्च कर सकते हो, इनको स्केप कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है? क्या बोल सर एंड से Escape नहीं character. स्केप हाँ स्केप हाँ, स्केप कैरेक्टर। ठीक अभी स्केप कैरेक्टर का और यूज भी आएगा कि कैसे अपन उसका नेम उस पे काम पे मैच करता है। सर एंड से एक लाइन कंटिन्यू हो जाती है, नेक्स्ट लाइन से स्पेस रहता है। इसका अगला वाला, मतलब इसके जो अगला वाला जो प्रिंट आएगा, पहले एक तरीके इंटर दब गया बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी से बैकस्लैश टी से अब टैब करते हो। टैब हो। अब इसका दूसरा एडिशनल आर्ग्यूमेंट अपन देखते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे सेप। सेप का मतलब होता है यहाँ पे सेपरेटर। अब इसके आउटपुट को समझना, इसमें जब अपन ने प्रिंट किया रोहन और कुमार, तो रोहन, ना तो रोहन में कहीं पे स्पेस है, वो भी सिर्फ और सिर्फ रोहन लिखा था, और कुमार पे भी कहीं पे स्पेस नहीं है। बट अब यूजुअली प्रोग्रामिंग में देखा, जब दो वर्ड्स को एक साथ लग दिया जिनके बीच में स्पेस नहीं था, तो दोनों एकदम कॉन्केट हो जाते हैं। बट प्रिंट कैसे हैंडल कर लेता है कि रोहन अलग प्रिंट किया उसने, कुमार अलग किया, ये बीच में स्पेस अपन ने खुद से इंस्ट्रक्ट नहीं किया था उसे, ये उसने खुद से ले लिया। अब खुद से कैसे लिया? क्योंकि इसके अंदर एक हिडन आर्ग्यूमेंट काम कर रहा था, सेपरेटर। सेपरेटर का काम होता है दो अलग अलग वैल्यू को सेपरेट दिखाना, और बाय डिफॉल्ट सेपरेटर के अंदर एक स्पेस रहता है। तो अगर अपन ने सेप लिख के असाइन कर दिया उसे अंडरस्कोर या स्टार कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो फिर वो नीचे वाली लाइन में हर एक एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर ले लेगा। टैब के बाद वो यूज होगा, या तो वो जो ऑटोमेटिक यूज होता है उसके का वो यूज करता हाँ, तो यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट स्पेस ले रहा था राहुल कुमार के लिए, तो उसने अंडरस्कोर ले लिया। यहाँ पे भी अंडरस्कोर, यहाँ पे भी, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर होंगे बीच में सेपरेटर लग जाएगा। आगे इतना सेपरेटर वाला। अब प्रिंट में एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाली। इस कोड में एक प्रॉब्लम है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और इसका एरर का मैसेज क्या है। सिंगल हाँ, डोंट में भी एक इन्वर्टेड है। इसके नीचे जो एरर है, एरर का मेन पार्ट ये होता है, सबसे आखिरी लाइन का ये वाला पार्ट। इस लाइन को आप रीड कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि एरर क्या है। इसने एरर में अपने को क्या बता रहा है? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। नहीं चल रहा है। टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना, और अनटर्मिनेटेड मतलब ऐसी स्ट्रिंग जो कभी खत्म नहीं। अपन ने क्या किया, सिंगल कोट से शुरू कर दिया, तो आई डोंट, अब डोंट के टी में भी यहाँ पे एक सिंगल कोट आ गया, तो उसके लिए एक स्ट्रिंग यहाँ शुरू हुई, यहाँ खत्म हो गई, तो उसने आखिरी के लिए अपन ने इसे कोट एंड किया। तो इसने क्या कि ये शुरू तो हुई बट खत्म कहाँ पे हुई, तो ये कहीं पे खत्म नहीं हुई, इसलिए उसने बोल दिया अनटर्मिनेटेड। अब ये मेन प्रॉब्लम आ किस लिए रही है? ये इसलिए आ रही है क्योंकि अपन ने डोंट में सिंगल कोट ले लिया। अब सिंगल कोट और सिंगल कोट यहाँ पे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। तो जब अपन को अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल करना ही था, तो अपन बाहर वाले को डबल कोट्स ले लेते। तो फिर वो डबल को देख के एंड कहाँ पे करता है, डबल पे।
तो ये इग्नोर हो जाता। बट अगर किस कहीं अंदर अपने को कोई को नेम मेंशन करना हो और अंदर डबल कोट्स में मेंशन करना अपने को कुछ पूरी स्ट्रिंग में, तो फिर बाहर अपन सिंगल कोट का यूज करो, ताकि ये सिंगल कोट से जो शुरू हो तो अगले सिंगल कोट में ब्रैकेट तो दे सकते हो ना, डोंट के अंदर अपन ब्रैकेट दे दो। ब्रैकेट नहीं, वो तब भी नहीं होता। नहीं होता। उसके लिए फिर दूसरी मेथड्स है, जैसे ये नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या, इसमें क्या किया आई डोंट, अब इसको प्रॉपरली क्या, दो से चालू किया था, डबल से और सिंगल यूज करता, तो यहाँ पे प्रॉपरली आ गया। बट अब इसी टाइप के टास्क में, जिस टाइप में मान लो किसी को ऐसा ही करना है, कोई की जिद थी कि मतलब सिंगल से ही चालू करेंगे, अंदर भी सिंगल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपन एक स्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। स्केप कैरेक्टर का मतलब होता है कि इसके जस्ट अगला कैरेक्टर जो भी होगा उसका स्पेशल मीनिंग इग्नोर कर दिया जाएगा। सिंगल कोट का भी स्पेशल मीनिंग था कि वो स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए था, बट स्केप लग गया तो उसका स्पेशल मीनिंग अब वहां से हट गया, वो इग्नोर हो गया। तो इसने चालू तो जरूर हुआ, ये इग्नोर हो गया, तो इसने एंड यहाँ पे कर दिया। तो फिर इसे रन किया तो भी ये आई डोंट वांट कर। हाँ, सबके आगे स्किप कैरेक्टर लगा दें। हाँ, मतलब अंदर डबल से करना होता, तो डबल से शुरू किया, कुछ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे डबल लगाना था तो एक स्केप लगाया, डबल लगाया, अपना नेम रखा, फिर स्केप लगाया, फिर डबल लगाया, और फिर बाकी का नेम, फिर डबल से क्लोज। ऐसे डबल से यूज करके अंदर भी आप डबल को यूज कर सकते हैं। बस इसको लगाने के जस्ट पहले उसे स्केप करवाने के लिए स्केप करेंगे। हाँ, स्केप करेक्ट। यूज में तो बस बैकस्लैश एन ही देखेगा आपको, बाकी के होते तो बहुत सारे हैं प्रोग्रामिंग में, बट इतना ज़्यादा यूज नहीं है। बैकस्लैश एन यूज होता है बस। बाकी ये सिर्फ ये वाला पार्ट भी यूज होगा तो होगा, नहीं तो उतना ज़्यादा नहीं। कभी जैसे अपने इस केस में आई तो फिर हो सकता है, नहीं तो नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब अंदर सिंगल भी यूज कर रहे हो, डबल भी यूज कर रहे हो, तो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। स्लैश एन लिखते हो, हाँ, स्लैश लिखते हो। जैसे प्रिंट में अपन ने डबल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको चालू किया हेलो, और अंदर भी डबल लिखना था, तो अपन ने एक और लगाया हेलो, और इसको लगाने के पहले फिर से स्केप कराया। हाँ, इसका कौन सा चेक, तो ये हो जाए। अब सिंगल भी इस्तेमाल कर लो, डबल, बट क्योंकि बाहर वाली डबल से बनी थी, तो जब भी डबल आएंगे तो उनको स्किप कराना पड़ेगा। बाकी सिंगल तो पहले से इग्नोर होगा क्योंकि उसका कोई स्पेशल मीनिंग था ही नहीं। तो अपन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहो, आप ऐसे भी कर सकते थे, बैक स्लैश तो दिखेगा सब कुछ ऐसा, बट ऐसा आ जाता। ठीक है, आपको इससे इसका एक नेचर पता चलेगा कि पाइथन स्ट्रिंग को एज इट इज उठा के नहीं रखता, स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर रीड करता है कर इसको एग्जीक्यूट करते टाइम। ठीक है, हाँ हो जाए। स्लैश का खुद एक स्पेशल मीनिंग है, स्लैश को खुद कराने के लिए भी स्लैश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा,
क्योंकि आपको उसको खुद को भी इग्नोर कराना पड़ेगा, उसको खुद को भी इग्नोर करवाना पड़ेगा। आपने पहले स्लैश से मीनिंग दिया कि अगले आने वाला स्लैश इग्नोर हो जाए, तो उसके आने वाले स्लैश को भी आपने इग्नोर करवा दिया, तो आगे भी चाहे बैक स्लैश लगा दो बट वो भी इग्नोर हो गया। मतलब कि 2 बैक स्लैश से क्या होगा, जब उसे रीड करेगा वो, तो पहले वाले पे आया, उसको समझ में आ गया कि अच्छा ये लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अगले वाले कैरेक्टर को स्किप कराना है, अगला भी आपने यही लगा दिया, तो उसने इसको स्किप कर दिया। हाँ हाँ, तो तभी तो आ रहा है, ये एक ही आ रहा है, क्योंकि एक अपना स्पेशल मीनिंग वाला था कि आने वाला स्किप करो, और स्किप क्या करा अपन, एक बैक स्लैश, तो सिर्फ एक ही दिखेगा आपने। हाँ, डबल बैक स्लैश यही तो क्या है, जो डबल लगा दो तो स्लैश करना पड़ता है। तो 4 लगाने पड़ेंगे, एक ये स्किप कराया, फिर अगले वाले को भी ऐसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, अगला वाला भी स्किप कर दो। हाँ, तो इसके लिए अपने को ऐसा करना पड़ता है यहाँ पे, तो अब ये डबल लगता है। बल्कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको आगे जाके काम आएगा, जब अपन फाइल्स वगैरह लोड करते हैं। देव ऑनलाइन, हाँ देव और ऋतिक। ये वाला काइंड ऑफ प्रॉब्लम बन जाता है जब आप डायरेक्टरी का वो लेते हो, मतलब कहीं की फाइल का एड्रेस लिया, तो वहां पे क्या करता है पाइथन, इसको है ना स्पेशल कैरेक्टर रीड कर लेता है, तो स्पेशल ना करे, इसलिए जैसे मैंने सी ड्राइव ले, सी ड्राइव में होम है, तो ऐसे लिखूंगा ना तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो सोचेगा कि इसको स्किप कराना है किसको, एच को, तो इसकी जगह मेरे को सी डबल स्लैश होम लिखना पड़ेगा, तो जहाँ पे भी सिंगल है उन सबको रिप्लेस करना पड़ता है डबल से। यूआरएल में तो एक ही होता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम तो एक ही होता है, जब पाइथन में मगर जब काम करेंगे ना तो कोडिंग में ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ वो तो स्लैश रहेगा, स्लैश तो कहीं पे भी लिख दो आप, स्लैश वाले तो ऐसे ही आ जाते हैं, स्लैश से दिक्कत नहीं है, बैक स्लैश से रहती है। अभी जितनी भी चीजें अपन ने देखी बेसिक में, वो क्या क्या थी, सबसे पहले तो वेरिएबल्स बनाना, ठीक है, वेरिएबल का टाइप कास्ट करना, कि अगर कुछ वेरिएबल बने हुए हैं जिनके डेटा टाइप बदलना रहता है तो कैसे बदल सकते हैं, यूजर से इनपुट लेना, यूजर कैसे देता है, और इनपुट का एक नेचर देखा कि इनपुट हमेशा टेक्स्ट में ही डेटा लेता है, तो कभी नंबर को यूज करना है तो उसे वहां पे भी टाइप कास्ट करना पड़ता है। और फिर अभी प्रिंट फंक्शन को भी देख लिया कि प्रिंट फंक्शन में भी हिडन आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक एंड और एक होता है सेपरेटर। ये पाइथन में आपको हर जगह बहुत बेसिक है, सब जगह ये काम आएगा। अब अपन यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये है कंडीशंस को पे काम करना, मतलब बेसिकली इफ फंक्शन यहाँ, और यहाँ पे जो आपको इफ मिलेगा, वो अभी तक के जितने भी इफ फंक्शन आपको मिले उन सबसे कहीं ज्यादा एडवांस है, ये बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है जो बाकी के नॉर्मल इफ फंक्शन नहीं कर पाता। तो अपन इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इसका बेसिक वैसे ही कंपैरिजन से शुरू होगा, कि इफ फंक्शन में कंडीशन को चेक करने के लिए अपने को कंपैरिजन ऑपरेटर लगते हैं, तो यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर तो सेम है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, ये 4 सेम है। तो अपन ने इसको कंपेयर किया तो इसने ट्रू दे दिया, तो ऐसे ही बाकी के सारे भी काम करते हैं। ये 4 में कोई चेंज नहीं है,
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। एक जो चीज चेंज होगी वो होगा पहले तो इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू काम नहीं करेगा। जैसे अपन ने, आप देख सकते हो कि 4 इक्वल टू 4 चेक किया तो ये काम नहीं करेगा। ये आपको सजेस्ट भी करेगा मे बी यू वांट डबल स्लैश इंस्टेड ऑफ सिंगल। तो इसको पता कैसे लगेगा कि वेरिएबल बनाना है तो उसको छोड़ दो। क्या नहीं, 4 नहीं बन सकता क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर A4 लिखा होता तो ये 4 A4 पे असाइन कर देता उसको। यहाँ पे सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, चीजों को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एग्जैक्ट इक्वल टू कंपेयर करना है तो आपको एक इक्वल टू और दो इक्वल टू दोनों एक साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर ये कंपैरिजन ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि ये बात है, तो अपन ने चेक किया कि 5 इक्वल टू 5 है, तो ये था इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। और दो टेक्स्ट वगैरह को चेक करना हो तो एक टेक्स्ट क्या इक्वल टू दिस टेक्स्ट है, तो ये हो जाए। इसको सारे चीज हाँ ठीक है, बट क्या ये होगा? केस सेंसिटिव हाँ, अगर इसको आप चेक करोगे तो ये आपको फॉल्स देगा, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है, पूरी पाइथन केस सेंसिटिव है। बाकी के जितने भी टूल आपने देखे कोई सा भी केस सेंसिटिव नहीं था, ना तो एक्सेल है ना कुछ, बट पाइथन यहाँ पे प्योरली केस सेंसिटिव, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग। एक्सेल में सिर्फ फाइंड फंक्शन है जो केस सेंसिटिव है, बाकी पूरा एक्सेल भी केस इनसेंसिटिव है। इसका क्या हाँ, इसका ऐसा कुछ है नहीं, तो जिसने बनाया उसके ऊपर है। नॉट इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से चेक करा जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू दिस। क्या? हाँ ये अभी बनाई, तो ये अपलोड होगी अभी। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेजोरिटी ऑफ टाइम इसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में थोड़ा अलग रहता है। एक्सेल का क्या रहता है याद है आप लोग? हाँ, एक्सेल का नॉट इक्वल टू कैसे दिखता है? नहीं एक्सेल को, एक्सेल का वहां पे ये काम नहीं करता एक्सेल। वो तो डिवाइड कर देता है स्लैश। वहां पे नॉट इक्वल टू ये वाला काम करता है, लेस देन ग्रेटर देन एक साथ लिख देते हैं तो फिर वो नॉट इक्वल टू ट्रीट किया जाता है। यहाँ नहीं देंगे। हाँ यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब ये है, और बाकी के सारे तो नॉर्मल है। अब अपन वहां पे जो फंक्शन बनाते थे, फंक्शन की जगह यहाँ पे इफ इस तरीके से काम करता है। यूजुअली फंक्शन इस तरीके से काम करता है कि इफ कंडीशन आप चेक करते हो और उसका वैल्यू इफ ट्रू आ जाता है और वैल्यू इफ फॉल्स आ जाता है। कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो ट्रू होती है तो यहाँ पे जाएगी, और फॉल्स होती है तो फिर वैल्यू फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट मिलेगा। पहली लाइन पे तो वेरिएबल बन गया एज इक्वल्स टू 12। दूसरी लाइन पे चेक करने के लिए अपन इफ का बस कीवर्ड लिखते हैं, बस इफ लिखा अपन। फिर अपन अपना कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये जो एज है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो ये अपना कंपैरिजन, कोई ब्रैकेट वगैरह यहाँ पे नहीं है मिली। यहाँ पे फिर एक कॉलन लगता है, ये कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके सिंटेक्स का पार्ट है। जैसे आप कॉलन लगाओगे ये इसमें इंडेंटेशन दे देता है, इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट की जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैसे काम करता है, जैसे आप ये दोगे और एंटर दबाओ, एंटर करने के बाद जो कर्सर होगा वो यूजुअली तो यहाँ पे जाता है, बट अभी यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे आएगा, और इस वाले पार्ट को इंडेंटेशन कहते हैं। एक ऐसा ब्लॉक जिसमें 4 स्पेस रहते हैं।
ठीक है, या फिर एक टैब। अब पाइथन इससे समझता है कि ये ब्लॉक जो है ये वैल्यू ट्रू का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो भी कोड करोगे, जैसे प्रिंट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रिंट कैन बोर्ड, तो प्रिंट कैन बोर्ड थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है, तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रिंट कैन बोर्ड है ये वैल्यू ट्रू लिखा हुआ है। इसमें एंटर करके आप, हाँ ऑटोमेटिक हो, इसके अंदर आप जितना भी कोड करो सब वैल्यू ट्रू का अंदर करेगा। फिर वैल्यू फॉल्स को कैसे बताते हैं, वैल्यू फॉल्स को बताने के लिए अपन यहाँ पे एल्स लिखते हैं, एल्स और कॉलन, और जैसे आप कॉलन लगाओगे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट राइट लेफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, इफ के जस्ट नीचे, जैसे ये वाला। और ऐसा ही वैल्यू फॉल्स का जो ब्लॉक रहेगा वो भी इंडेंटेशन के साथ होगा, जैसे यहाँ पे। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तो वो आपको इस ब्लॉक में लेके जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो वो आपको इस ब्लॉक में लेके जाएगा। सर अपन इसके ना इनपुट वाला वो भी लगा सकते हाँ सब कुछ लगा सकते हैं, ये एज को इधर पे हटा के इनपुट ले लो, बट ये एज एक नंबर है तो इसको इंट में टाइप कास्ट भी करना है। हैं उसको इंटीजर तो वो एक पूछेगा तो एक तरीके से जो वो बन जाएगा। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे तो ये पूछ रहा है ऊपर एंटर योर एज, तो एज में 67 डाल, तो कैन वोट पे आ गया, एज पे अगर 12 डाल देंगे तो फिर वो कैन नॉट वोट। अरे पर ये जो उसका कॉमा है ना, कॉमा लगा स्पेस ना मतलब नहीं, जितने क्वेश्चन का है इसके पर हाँ तो वो आउटपुट में फिर वैसे दिखेंगे आपको। तो इसमें एंटर एज के आगे मतलब कुछ कौन देगा? नहीं वो इनपुट फंक्शन के बस मैसेज है ये, इनपुट तो ब्लॉक मिलेगा, तो चाहे आप डैश वगैरह कुछ करो। बना सकते हैं प्रोग्राम ही होना चाहिए कि आप इंटर करो एज तो आपको करंट मिल जाएगा बोल कर हाँ। तो बिना उसके करके देखना वो नॉर्मली चलता है। हाँ जैसे आपका वो जो ब्लॉक है वो ऐसा आएगा, आपने लिया एंटर योर एज, उसके आगे आप कॉमा करके स्पेस दे रहे हो तो एज लेगा, बट आपको ये आपकी मर्जी है, चाहे आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हाँ स्पेस लेकर के नहीं, जुपिटर लैब में वो ऐसे काम करता है, बस चालू कर देगा स्टार्ट। तो इसका यहाँ वाला कोई इतना मैटर नहीं करता कि आप कॉमा लो, डैश लगाओ, इक्वल टू लगाओ, ये आपके ऊपर है कि अगर आप जैसा फैंसी दिखाना चाहते हो कि ईयर इक्वल टू लगाना, तो आप टेक्स्ट के अंदर ही एक इक्वल लगा दो तो वो इक्वल आउटपुट में दिखेगा। हाँ तो फिर वो शुरुआत में आ जाएगा। नहीं तब भी काम नहीं करेगा, ये इसका सिंटेक्स का पार्ट है ही, इसको यहाँ पे मिस नहीं कर सकते। हाँ ये कॉलन लगाना जरूरी है इसका, कॉलन के बिना काम नहीं करेगा ये। जैसे अगर मैंने सिर्फ ये हटा दिया तुरंत एरर आया कि वो क्या कर रहा था, एक्सपेक्टेड अ कॉलन। हाँ यहाँ पे एग्जैक्टली एरो बनाया कि इधर पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप एक कॉलन दो, तो अपन उसे उसका कॉलन दे दिया, ये रन कर दिया। हाँ अब ये ऑड इवन वाला कर सकते हो आप, जैसे ये इंडेंटेशन का लिखा था, इंडेंटेशन मीन्स एडिंग स्पेस और टैब एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रू का जो ब्लॉक बनाना था उसको डिफाइन करने के लिए इंडेंटेशन दिया। Unlike other programming language, C or Java use curly bracket to make code blocks. Python use indentation to show which statement belong together. जैसे अब इवन ऑड का आपका हो सकता है, अब इवन ऑड कैसे बताते हैं कि अपन ने एक नाम लिया, एक इंटीजर ले लिया, उसको भी इनपुट ले लिया, एंटर अ नंबर, फिर अपन ने चेक किया इफ, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनाते हैं कि क्या नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। हाँ
equals to 2 से नहीं इक्वल्स टू 2 में तो फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर ले रहे हैं। that means डिवाइड बाय 2 में इसमें काम तो हो जाएगा, बट मान लो नंबर मैंने 16 दिया तो 16 डिवाइड बाय 2 8 आएगा, तो क्या 8 इक्वल है 0 के? अपने को तो रिमाइंडर चेक करना है। सेकंड टेबल में फिर वो आपका हाँ तो रिमाइंडर के लिए मॉड जो परसेंटेज रहे, तो फिर ये काम करे। अपन इंडेंटेशन दिया, अच्छा आप इंडेंटेशन नहीं देते तो देखो वो लाइन कहाँ पे आई, तो ये गलत। इंडेंटेशन देके फिर वो लाइन थोड़ी सी आगे, फिर प्रिंट कर दिया अपन ने इवन। एल्स में जैसे कॉलन लगा वो अपने आप हो जाता है। तो फिर और। तो नंबर दिया 4, तो 4 क्या है, इवन है, और उसी जगह 5 देते तो फिर वो ऑड होता है। फ्लोट देते तो अपने को यहाँ पे फ्लोट लेना पड़ता। फ्लोट में तो हमेशा ही ऑड आएगा फिर। हाँ 5.6 अप्रूवल होता है इधर ही बने नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कभी 2 से होगा ही नहीं ना 5.6। नहीं फ्लोट में होगी तो चलेगी, बट सारी ऑड होंगी डेसिमल वाली। जैसे इवन में 2 है और अगला इवन नंबर 4 है, तो ना तो 2.4 इवन होगा, ना तो 3, ना तो 3.1 इवन होगा, ना 3.9 इसके इवन। बीच में जितने दो नंबर इसके बीच में कितने भी इंफिनिटी नंबर्स हैं वो कोई भी इवन नहीं है, सिर्फ इसके बाद अगला इवन 4 ही है। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल वाला भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के आपको बनाने रहेंगे। इफ और एल्स का ब्लॉक सीख लिया, इसके बाद यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है। प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 25 में ट्रू मतलब यस आए, बाकी सब में नो। क्या ये नंबर 100 से ग्रेटर है नहीं। ये वाला थोड़ा अपन आगे जाके करेंगे, लीप ईयर का लार्जेस्ट नंबर वॉवेल पता करना है और ये सब। ठीक, इन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में करना है हाँ ये जितने भी खाली वाले रहेंगे ना वो सारे आपको करने रहेंगे। मतलब जितने भी हैशटैग वाले क्वेश्चन है वो आपके थ्रू होने चाहिए। मतलब ये जितने अपन कर भी रहे हैं क्लास में वो भी आपको खुद एक बार खुद के हाथ से करने ही रहेंगे। ठीक है, फिर अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं यहाँ पे क्लास में।